calculation or sales at desired profit calculation. Now desired profit can be of two types, either it can be pre-tax or it can be post-tax. So how to calculate for pre-tax and how to calculate for post-tax, मैंने दो छोटे छोटे मटके बना दिए, टारगेट प्री-टैक्स प्रॉफिट रिक्वायरमेंट एंड टारगेट पोस्ट-टैक्स प्रॉफिट रिक्वायरमेंट. मतलब सब कुछ कट कटा के इनकम टैक्स यूएस ट्रेजरी को देने के बाद, इंडियन टैक्स लॉस को देने के बाद, यूरोपियन टैक्स को देने के बाद, वेरिएबल कॉस्ट को मीट करने के बाद, फिक्स कॉस्ट मीट करने के बाद, टैक्स पे करने के बाद नेट इतना बच जाए जो मैं अपने घर ले जाऊं, दैट इज नेम्ड एज टारगेट पोस्ट टैक्स प्रॉफिट. And if I want to have a profit, I want to calculate a profit before tax, that is named as target before tax profit. तो there are two calculations, बड़ी सिंपल सी हैं बेटे. हम यहाँ पे खाली ध्यान रखेंगे कि ग्रॉसिंग अप कैसे करते हैं. मैं बताऊंगा बेटे, आपको पता भी है, यू नो इट वेरी वेल, आपको सबको मालूम है डिवेंचर इंटरेस्ट में कैसे ग्रॉसिंग अप करते हैं. तो मैं भूपेश आनंद फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, प्रॉफिट रिक्वायरमेंट, सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट, इसके दो मटके बना रहा हूं, टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट रिक्वायरमेंट, टारगेट आफ्टर टैक्स रिक्वायरमेंट. ग्रॉसिंग अप कैसे करेंगे? भूपेश आनंद कुछ भी रटवाता नहीं है, फॉर्मूले तो दो बताने 1 सेकंड में हो जाएंगे, फॉर्मूला बता के चैप्टर क्लोज करता हूं जैसे बाकी टीचर्स कर रहे हैं. भूपेश आनंद ऐसा नहीं करेगा बेटे. केस स्टडी आपको वही वाली जो लेक्चर 2 से स्टार्ट की थी, आज इस लेक्चर में भी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में जाके कंप्लीट होगी बेसिक लेक्चर्स में. तो मैं दोबारा से वही ले रहा हूं, लेट द सेलिंग प्राइस बी $100, let the variable cost be $80, let the fixed cost be $10,000, let the profit requirement or target pre-tax profit. अगर जस्ट लिखा हो ना प्रॉफिट रिक्वायरमेंट तो आप प्री टैक्स ही मान लेना. आप ज्यादा जुगाड़ मत करना जब तक आपको चीख के क्वेश्चन ना के आफ्टर टैक्स आफ्टर टैक्स आफ्टर टैक्स. यू ऑलवेज अज्यूम प्री टैक्स प्री टैक्स प्री टैक्स, बिकॉज प्री टैक्स में ज्यादा झमेला नहीं है, कैलकुलेशंस ज्यादा नहीं है. आफ्टर टैक्स में पहले उसकी ग्रॉसिंग अप करनी पड़ती है, वो मैं बताऊंगा. पहले आप एग्जांपल लिख लें. एक बच्चा लिख ही नहीं रहा, वो कहता है कि लेक्चर 2 में भी यही था, 3 में भी यही है, 4 में भी यही है, 5 में भी यही है. बेटा लिखना चाहिए. यहां पे कुछ नया कंसेप्ट बता रहा हूं मैं. यहां पर एक चीज ऐड ऑन करूंगा. अभी तक आपने 501 यूनिट के लिए किया, मैं यहां पे 600 यूनिट के भी कैलकुलेशन करूंगा. आई वांट टू टेल यू दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट सेल्स इन वॉल्यूम और इन अमाउंट. तो चलिए लिखिए, हेडिंग लिखिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट $100, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $80, टोटल फिक्स कॉस्ट $10,000, प्रॉफिट रिक्वायरमेंट टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट $5,000. इट मीन्स मेरी इच्छा, जैसे आपकी इच्छा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए में यूएसए बनकर आपका इतना इंक्रीमेंट हो जाए. इच्छा, ड्रीम, सपना क्या है कि $5,000 का प्री टैक्स प्रॉफिट तो हो जाए, टैक्स कटने से पहले $5,000 का प्रॉफिट आना चाहिए. ठीक है जी. तो कितने यूनिट्स बनाएं एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट? मैंने लिखा जी केस स्टडी में, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैलकुलेट sales as a management accountant, because आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट है. आप सीएम में यूएसए हैं, आप माने या ना माने, मैं आपको मानता हूं सीएम में यूएसए. एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैलकुलेट सेल्स एट टारगेट प्रॉफिट और डिजायर्ड प्रॉफिट इन यूनिट्स एज वेल एज इन वैल्यू. याद है बेटे, ब्रेक इवन पॉइंट भी हमने यूनिट्स में वॉल्यूम में कैलकुलेट किया था और इन वैल्यू कैलकुलेट किया था, याद है? सिमिलरली सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड इन यूनिट्स एंड इन वैल्यू. निकालेंगे बेटे, कितने यूनिट्स बेच दें कि हमें $5,000 का प्रॉफिट हो जाए, या कितने रुपए की सेल करें कि हमें $5,000 का प्रॉफिट हो जाए. सो वन इज इन यूनिट्स, सेकंड इज इन वैल्यू. आइए, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ मुश्किल है ही नहीं. पहले लॉजिकली फॉर्मूला समझ लेते हैं. वी कैन डू विद टेबुलर मेथड, वी कैन डू विद ग्राफिकल मेथड, वी कैन डू बाय लॉजिकल मेथड, बट एग्जामिनेशन में लॉजिकल आता है तो मैं सीधा लॉजिकल के लॉजिक को बताने की शुरू कर रहा हूं. उसका नाम है मैथमेटिकल मेथड, इक्वेशन मेथड, कुछ भी कह दीजिए. हेडिंग लिखिए, फ्रेंड्स फॉर ब्रेक इवन पॉइंट.
मैं आपको ब्रेक इवन से लेके चलूंगा धीरे धीरे। हमें जाना है कुतुब मीनार, हम कनॉट प्लेस पहुंच गए हैं बेटे। हमारी दिल्ली में कनॉट प्लेस सेंट्रल प्लेस है, इंडिया दिल्ली कनॉट प्लेस। वी वांट टू गो टू कुतुब मीनार, तो बेटे कनॉट प्लेस ब्रेक इवन पॉइंट है, हम यहां से शुरू करेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट में मैंने आपको कहा था दैट माय कंट्रीब्यूशन इज sufficient only to cover my total fixed cost, to cover the burden of fixed cost. If my total contribution is equal to total fixed cost, or total contribution is sufficient only enough to cover the total fixed cost, I will say this equation, this point, this relationship is named as break even point relationship. तो मैं contribution has to cover total fixed cost, but now दिल है कि मानता नहीं, आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे काम नहीं करना। स्टार्टिंग में ठीक था, आप नए थे, आपने रिलायंस जियो का कंसेप्ट देखा हो तो दे हैव स्टार्टेड, दे हैव वर्कड एट ब्रेक इवन पॉइंट। उन्होंने फ्री डाटा दिया, फ्री दिस फ्री दिस फ्री दिस फ्री दिस, बट वंस दे हैव अचीव्ड अ मार्केट शेयर, नाउ दे आर अर्निंग प्रॉफिट, दे हैव अ टारगेट प्रॉफिट। तो आज हमें फिक्स कॉस्ट मीट करने के बाद भी चाहिए कुछ, उसका नाम है प्रॉफिट। तो मैंने यहां लिखा बट नाउ कंट्रीब्यूशन हैज टू कवर। अब कंट्रीब्यूशन को दो चीजें कवर करनी है, फिक्स कॉस्ट तो कवर करनी है, प्लस टारगेट प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट। तो यहां पर आप लिख लें, हेडिंग ऊपर लिखी बेटा, ऊपर लिखी। एक बच्चे को नींद आ रही है, दूसरा लेट के पढ़ रहा, थप्पड़ मारूंगा बेटे, उठ जाओ। फ्रेंड्स, फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, क्या देखो क्या प्यार प्यार से लिख रहे हो, दोस्तों दोस्तों बोल रहा हूं और आप लेट के पढ़ रहे हो, शर्म आनी चाहिए यार। Contribution has to cover only fixed cost, but now when I want to calculate sales at target profit, contribution has to cover something more than that, and something more than that is target profit. तो मैंने लिखा but now contribution has to cover total fixed cost and target profit. तो सिंपल सी बात है जी, बड़ी सिंपल सी है कैलकुलेशन, कुछ मुश्किल है ही नहीं, कुछ नहीं मुश्किल। फॉर्मूला क्या बनेगा और कैसे बनेगा, मैं पहले तो इसको बता दूं, ठीक है जी। आप ये बताइए, ब्रेक इवन पॉइंट आपको जब यूनिट्स में कैलकुलेट करना था तो आपने क्या किया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि आपको खाली कंट्रीब्यूशन ही, आपको खाली फिक्स कॉस्ट ही कवर करना था। अब आपको इसके साथ साथ टारगेट प्रॉफिट भी कवर करना है। यू वांट टू कवर फिक्स कॉस्ट एज वेल एज टारगेट प्रॉफिट। तो बड़ी सिंपल सी बात है जी, फॉर्मूला देखिए बड़ा सिंपल था, लॉजिकली वैसे ही बना जैसे मैंने आपको लॉजिकली ब्रेक इवन पॉइंट में एक्सप्लेन किया था। कैसे किया था मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, अगर आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा तो देखिए जी, आपने लिखा था सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। फिर आपने लिखा था जी, इसको मैं ब्रेक कर दिया क्योंकि आई एम नॉट एट अ ब्रेक इवन पॉइंट, तो मैं यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट रख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। फिर मैंने लिख दिया सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। फिर मैंने लिख दिया टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। फिर मैंने लिख दिया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल्स इन यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। आगे आ जाइए, सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट इन यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आराम से देखिए, मुश्किल कुछ है ही नहीं। मैंने आपको लॉजिकली एक थर्ड क्लास की फोर्थ क्लास की इक्वेशन को धीरे धीरे उसको मॉडिफाई करते गए, फेयर एंड लवली लगाते गए और आपके सामने पहुंच गए। सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट
टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेल्स इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, total contribution is equal to total fixed cost plus desired profit or target profit. Now this equation is not at break even point because at break even point there is no profit and no loss, but यहाँ पर मेरा target profit है, तो मैंने total contribution को फिर break कर दिया, contribution per unit into number of units sold for getting that contribution is equal to total fixed cost plus target profit. अब उसको निकालना है तो मैंने क्या किया, मुझे total fixed cost पता है, I know target profit, I know contribution per unit, so I can calculate sales in volume, sales in units to earn that. तो वही मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है. आइए भूपेश आनंद आज आपके सामने, भूपेश आनंद आज आपके सामने बेटे बिल्कुल प्यार से खड़ा है और आपके लिए कह रहा है लिखो, लिखना है बेटे, लिख लो. सेल्स एट टारगेट प्रॉफिट, ये मैंने यूनिट्स निकाल दिए, और इन वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट. जैसे हमारे एग्जांपल में थी $10,000 और मैंने टारगेट प्रॉफिट लिया $5,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज $20, 100 माइनस 80, तो $10,000 प्लस $5,000 इज इक्वल टू $15,000. $15,000 अपॉन $20 इज इक्वल टू 750 यूनिट्स. इट मीन्स अगर आपको $5,000 का प्रॉफिट कमाना है बिफोर टैक्स, क्योंकि मैंने अभी टैक्स का पंगा नहीं लिया, इसका मतलब सारी कॉस्ट मीट करने के बाद भी आपको $5,000 चाहिए, तो आपको 750 यूनिट सेल करने पड़ेंगे. एक बच्चा कहता है जी क्रॉस वेरीफाई करके बताओ. ओके, आई विल बी डूइंग क्रॉस वेरिफिकेशन. मैं आपके लिए क्रॉस वेरीफाई करता हूं कि अगर मैं 750 यूनिट बेचूं, एक यूनिट 100 का है, तो 7,50,000 आपके सामने, $75,000 विल बी सेल्स. 750 into 80, that will be variable cost. My contribution will be 15,000 because 75,000 minus 60,000 is equal to 15,000. Now fixed cost, total fixed cost कहती है मैं सेम ही रहूंगी, मैं बदलूंगी नहीं. $10,000 लेस कर दिया, किस में से, टोटल कंट्रीब्यूशन में से. इट मींस 15,000 से पहले आप फिक्स कॉस्ट कवर करेंगे और जो बैलेंस बच गया टारगेट प्रॉफिट $5,000 मैंने आपके सामने प्रूव कर दिया. टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है, ब्रेक इवन पॉइंट वाला फॉर्मूला ही है. उसी इक्वेशन को चलेंगे, बस प्रॉफिट ऐड कर देंगे, उस इक्वेशन को करेंगे, धीरे धीरे फॉर्मूला बन जाएगा. और यहां पे लिखेंगे सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड और टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. आराम से, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं. आप हेडिंग लिख दीजिए लास्ट में, बस बेटे खत्म होने वाला लेक्चर. एक बच्चा जाने वाला तो नहीं बेटे, 5 मिनट की क्लास रहेगी यार, कैसी बातें कर रहे हो आप, मेरा दिल तोड़ के मत जाओ बेटे. सेल्स इन यूनिट्स एट टारगेट प्रॉफिट और टारगेट वॉल्यूम और इन यूनिट्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला बन चुका है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट और डिजायर्ड प्रॉफिट, प्री टैक्स प्रॉफिट. इसका मतलब अगर प्री टैक्स नहीं है तो आपको पहले प्री टैक्स करना पड़ेगा. सपोजिंगली किसी क्वेश्चन में आपको कहते हैं जी आप यू हैव टू कैलकुलेट आफ्टर टैक्स, तो आफ्टर टैक्स का पहले ग्रॉस अप करके प्री टैक्स कैलकुलेट करेंगे. अभी हम देखेंगे प्री टैक्स ऐड करना है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये फॉर्मूला बन गया. और अगर वॉल्यूम में निकालना है, डॉलर्स में निकालना है, वैल्यू में निकालना है, सेल्स एट टारगेट प्रॉफिट इन डॉलर्स इन वैल्यू, तो बेटा फॉर्मूला बना टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट, वो तो वही है, डिवाइडेड बाय, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट में करते थे भी, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो. यहां पर भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो करेंगे और आपने ऊपर जो यूनिट्स में निकाला उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे ही सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे वो कंट्रीब्यूशन के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो. तो बेटा फॉर्मूला बन गया
मुश्किल कुछ है ही नहीं। ब्रेक इवन पॉइंट का ही फॉर्मूला, उसी में आपने प्लस करना है। लॉजिक आपके सामने है। अब सवाल आता है कि अगर एग्जामिनेशन में आपको आफ्टर टैक्स आ गया तो घबराना नहीं है। आफ्टर टैक्स का मतलब है टैक्स लेस करने के बाद आपको उतना प्रॉफिट चाहिए। जैसे मैं इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी बात बताऊं कि आपको मैं ये कहता हूं, आई सपोजिंगली टैक्स रेट इज 40% और अज्यूम करते हैं आपका टारगेट प्रॉफिट है, टारगेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टारगेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज $6,000 एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज, वही लेते हैं बेटे, $100। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज $80। $100, $80 और नीचे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू $10,000। नाउ योर डिजायर्ड प्रॉफिट, ये टारगेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स 6,000। सो यू हैव टू कैलकुलेट सेल्स। आपको सेल्स निकालनी है एट टारगेट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। इट मीन्स कितने यूनिट्स आप बेच दें कि आपको आफ्टर टैक्स 6,000 यूनिट, $6,000 का प्रॉफिट हो जाए। बड़ा सिंपल है जी। आइए हम सिंपल सी कैलकुलेशंस करेंगे। हमें मालूम है सेल्स एट टारगेट प्रॉफिट, सेल्स एट टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, सेल्स एट टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट $10,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट था $6,000 अपॉन $20। यही ये फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है जी, आइए देखते हैं। 16,000 डिवाइडेड बाय 20 दैट कम्स टू 800 यूनिट्स। इट मीन्स इफ यू सेल 800 यूनिट्स you will achieve a target profit of 6,000। बेटे इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं क्योंकि आएगा नहीं आंसर। मैंने वही बात समझाने के लिए जान के अभी 6,000 पूरा लिख दिया। आइए जरा एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि क्या 600 यूनिट बनाने के बाद, 800 यूनिट बनाने के बाद क्या आपका यही लेवल आएगा। चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन। तभी तो आपको मैं बताऊंगा कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ ग्रॉसिंग अप। क्रॉस वेरिफिकेशन, सेल्स कितनी है बेटे, 800 यूनिट इंटू $100 इज इक्वल टू $80,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 800 यूनिट्स इंटू 80 इज इक्वल टू $64,000। कंट्रीब्यूशन कितनी है, कंट्रीब्यूशन कितनी है, कंट्रीब्यूशन कितनी है, $16,000। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। फिक्स कॉस्ट कितनी है, $10,000। 6,000 तो ये आ गया बेटे प्रॉफिट, बट दिस प्रॉफिट इज बिफोर टैक्स। आपका डिजायर था आफ्टर टैक्स, क्योंकि इसमें से भी 40% टैक्स अभी देना है। तो 40% देंगे तो 2,400, आपको बचा क्या 3,600। इसका मतलब जो कैलकुलेशन आपने की है वो गलत की है, क्योंकि वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसमें बिफोर टैक्स टारगेट की बात रखी है। इट मीन्स अगर आपको एग्जामिनेशन में आफ्टर टैक्स करना है, इफ यू आर गिवन विद टारगेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो कैलकुलेशन करने से पहले उस टारगेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रॉसिंग अप करनी जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए आपके सामने मैंने कैलकुलेशंस की, मैंने ये जान के केस स्टडी ली और जान के 6,000 को लिख दिया चुपचाप, मैंने उसकी ग्रॉसिंग अप नहीं की। बट 6,000 इज द टारगेट आफ्टर टैक्स। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब आप क्या करेंगे, अगर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से करना चाहूं तो मैं बेटे क्या करूंगा, 6,000 इज आफ्टर टैक्स। मुझे बिफोर टैक्स निकालना है, तभी मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा,
let profit, this is target profit after tax is 6,000. Let the profit before tax, let the profit before tax be 100. मान लेते हैं बिफोर टैक्स का प्रॉफिट 100 है, टैक्स 40% है क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, तो $40 ये आ गया, तो $60 ये आपके सामने ये आ गया बेटे टारगेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेटे थर्ड क्लास में किया था ये मैथमेटिक्स, मुश्किल नहीं है। जब भी कुछ चीज दी हो, नहीं दी हो और निकालनी हो तो 100 ले लेते हैं। मैंने मान लिया कि अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 होता तो आफ्टर टैक्स 60 होता। अब इसी रिलेशनशिप से मैं आगे चलूंगा कि अगर 100 है क्या टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आफ्टर टैक्स कितना है 60 है, और अगर आफ्टर टैक्स 6000 है तो बिफोर टैक्स कितना होगा, इतना है तो इतना, इतना है तो कितना, यू कैन कैलकुलेट 6000 इंटू 100 अपॉन 60। बेटे आराम से चेक कर लीजिए $10,000 आ गया। इट मीन्स आप अगर उस फॉर्मूले में, जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको कराया, इस एग्जाम्पल को किया, उस फॉर्मूले में $6000 का टारगेट प्रॉफिट नहीं लेना, क्योंकि $6000 आफ्टर टैक्स है। आपको उस फॉर्मूले में $10,000 का टारगेट प्रॉफिट लेना है, क्योंकि $10,000 बिफोर टैक्स है, आपको बिफोर टैक्स लेना है। इसका मतलब इन एग्जामिनेशन इफ यू आर गिवन विद टारगेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर यूजिंग द फॉर्मूला, यू शुड फर्स्टली ग्रॉस इट अप। अदरवाइज जैसे अभी मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखाई, गलत आ गई बेटे, आपका आंसर भी गलत आएगा। इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं। अब आपके ऊपर है बेटे, आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो कोई ऐसी बात जबरदस्ती तो है ही नहीं। दोबारा फीस देनी हो तो दोबारा दे सकते हैं एग्जामिनेशन, मुझे क्या, कोई टेंशन नहीं है। आप हेडिंग लिखें टारगेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टारगेट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। स्टेप 1 टू कैलकुलेट टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट बाय, पहले आपको प्री टैक्स प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। या तो 100 मान लो, और या क्या करो, ग्रॉसिंग अप का एक फॉर्मूला है, जैसे $6000 था, 1 माइनस टैक्स कर लो, तब भी $10,000 ही आ जाएगा। जैसे आपकी मर्जी है बेटे, वो 100 को अज्यूम कर लो तो आसान होता है। लेट द प्री टैक्स प्रॉफिट बी 100, लेट टैक्स बी 40, देन आफ्टर टैक्स इज 60, if आफ्टर टैक्स इज 60, देन बिफोर टैक्स इज 100, if आफ्टर टैक्स इज 6000, बिफोर टैक्स इज दिस। ये तो 100% प्रूफ है, बिल्कुल समझ आ जाए तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर टैक्स की फिगर लिख दीजिए, जो मैंने आपको डिबेंचर इंटरेस्ट में बताई थी, सेक्शन बी में बताई थी, कॉर्पोरेट फाइनेंस में बताई थी, यूनिट 2 में बताई थी, यूनिट 3 में बताई थी। 1 माइनस टैक्स कर दीजिए, ये फिगर आ जाएगी बिफोर टैक्स। सो बिफोर टैक्स इज इक्वल टू आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स। आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए, इफ यू वांट टू डू ग्रॉसिंग अप। ऐसा नहीं है कि यहां पर करना है, मैंने इंटरेस्ट में भी ये बताया था, आज भी ये बता रहा हूं, कभी भी यू कैन यूज दिस। तो टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट, अच्छा तो टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट का मैंने वैसे नीचे फॉर्मूला भी लिख दिया है। ये देखिए, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये रहा जो ऊपर बनाया है। टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू टारगेट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट $6000 अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट दैट इज 100.40। उसके बाद फॉर्मूला यूज कर दीजिए, मुश्किल है ही नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। टारगेट वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही चल गया। कॉन्ट्रीब्यूट टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। न्यूमरेटर दोनों का सेम ही है, अगर रेवेन्यू में निकालना तब भी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्री टैक्स प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। और प्री टैक्स प्रॉफिट लेना है, अगर आफ्टर टैक्स दिया तो उसकी ग्रॉसिंग अप करनी है। आराम से बेटे, आराम से होगा, कुछ मुश्किल नहीं है। बस 1-2 बातें लिखनी है ध्यान से, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में पता होना चाहिए, वो बताने जा रहा हूं, वो लिख ले। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। पेपर में, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए थे, वहां से मुझे लगा कि ये बातें 2-3 आपको पता होनी चाहिए, तो आप इजीली कर पाएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो पाएंगे। 1-2 बातें लिख नहीं सकते क्या है, इतने थक गए हो? मैं खड़ा होकर टाई पहन के थका नहीं, आप थक गए बैठे बैठे, लिखो। फ्रेंड्स, इन एग्जामिनेशन इफ ईदर कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल्स, या तो अगर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हो
और या सेल्स दिया हो, दोनों नहीं दिए। मैं रिपीट करता हूं, या तो कंट्रीब्यूशन दिया है या सेल्स दिया है, दोनों नहीं दिए तो फिर क्या, हैज बीन स्पेसिफाइड, देन इट इंप्लाइज इट इज ऑलवेज फॉर 1 यूनिट। तो इसका मतलब है कि ये हमेशा 1 यूनिट के लिए ही है। फर्स्ट पॉइंट दोबारा से लिखिए, फ्रेंड्स, इन एग्जामिनेशन इफ ईदर कंट्रीब्यूशन और सेल्स हैज बीन स्पेसिफाइड, या तो कंट्रीब्यूशन दिया है या सेल्स दिया है, देन it implies it is always for 1 unit. In case contribution and sales, contribution भी और sales भी दोनों दी हुई हैं, तो फिर तो किसी भी लेवल के लिए हो सकता है, वो देखना पड़ेगा किस लेवल के लिए पूछ रहा है। तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। अब ये बातें हॉक ने, ग्लेम ने, वायले ने नहीं लिखी, ये क्वेश्चन कर करके मुझे समझ आई, तो ये बातें आपको एज ए बादाम रोगन दे रहा हूं। In case contribution and sales both are being specified, then it implies examiner can ask for any of the activity level. Then it implies examiner can ask for any activity level. आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हो रहा है। बस एक लास्ट कंसेप्ट और रह गया बेटे, लेक्चर 6 में बताऊंगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसके बाद हम आगे चलेंगे, डिसीजंस में चलेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट्स जान के मैंने एक एक लेक्चर में लिए कि आपका बेस स्ट्रांग हो, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।